प्रोसीड करते हैं, क्योंकि टॉपिक वही चल रहा है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखें, अगर हम बात करें पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट टॉपिक की, तो मैंने इस केस में आपको समझाया था कि जब हमारे पास में सिंपल कोई क्लास है, ठीक है, और उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम किसी पॉइंटर में असाइन कर रहे हैं, या मैं यूं कहूँ कि मैंने किसी क्लास का पॉइंटर बनाया और उसमें उसी क्लास का क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर दिया। तो इस पूरे कंसेप्ट को हम बोलते हैं पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि जब पॉइंटर पॉइंट कर रहा है किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो हम उसको कहेंगे पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। ये एग्जाम्पल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, सिंपल एक डेटा नाम की क्लास मैंने क्रिएट की थी, और इस क्लास का सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को मैंने सिंपल क्या किया था, उसी क्लास का पॉइंटर क्रिएट करके मैंने उसमें असाइन किया था। ठीक है, और ये स्टेप्स फॉलो करने से पहले मैंने आपको एक और एग्जांपल भी बताया था कि जो अभी तक हम करते हुए आए हैं, कि हम सिंपल क्या करते हैं, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाते थे, ठीक है, और उसका एड्रेस पॉइंटर जो था उसमें असाइन करते थे। ठीक है, जब प्रिंट करवाएंगे तो पॉइंटर की वैल्यू, पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए वैल्यू एट हम यूज करते थे। ऐसा कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड एक और एग्जांपल है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट टॉपिक पर बेस्ड एक और एग्जांपल, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जांपल हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि पॉइंटर कैसे किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। ठीक है, और मेन जो समझने वाली बात मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि पॉइंटर जब किसी क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करेगा तो सिंपली एरो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर आपको यूज करना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ हम डॉट यूज करते थे, लेकिन पॉइंटर के साथ वी हैव टू यूज एरो ऑपरेटर। ये मैंने आपको समझाया था। अब अगर आगे प्रोसीड करें नेक्स्ट प्रोग्राम पर, तो नेक्स्ट प्रोग्राम भी पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का ही एक एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोग्राम बिल्कुल प्रीवियस प्रोग्राम जैसा नहीं है, इसमें कुछ वेरिएशन है। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है हमारे पास में नया कंसेप्ट। सबसे पहले मैंने अगेन क्या किया, एक क्लास क्रिएट की है नम नाम से, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं डेटा मेंबर्स की, तो मैंने एक्स जो है वो एक डेटा मेंबर यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, और सिंपली इस पर्टिकुलर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, एक तो 0 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर और एक सिंपल 1 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया है। अब कंस्ट्रक्टर अगर हम नहीं भी क्रिएट करें तो भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये मैंने आपको बताया था। देन डेटा मेंबर जो हमने यहाँ पे यूज किया है इस पर्टिकुलर क्लास में, उसमें इनपुट लेने के लिए एक्सेप्ट फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, अब क्योंकि इंटीजर टाइप का है डेटा मेंबर, तो सिंपल इंटीजर वेरिएबल में इनपुट लेने के लिए, डेटा मेंबर में इनपुट लेने के लिए तो हम सी इन सिंपली यूज करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मैंने क्या किया है, डिस्प्ले फंक्शन को सिंपल क्रिएट किया है, जो कि क्या करेगा, एक्स जो वेरिएबल है, डेटा मेंबर जो है क्लास का, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने यहाँ पे क्लास में सिंपल सेट एक्स और गेट एक्स दो फंक्शन क्रिएट की हैं। गेट एक्स की अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू को रिटर्न करने का काम कर रहा है, फेच करने का काम कर रहा है, तो ये कहलाएगा एक्सेसर मेथड। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास में एक और मेथड है जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, म्यूटेटर मेथड, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डेटा मेंबर की वैल्यू को म्यूटेट कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने सिंपल क्या किए थे, पहले भी पढ़े थे, और यहाँ पर उनको वापस से मैंने डिफाइन किया है। अब हमने क्लास तो क्रिएट कर दी, ठीक है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट हमारा टॉपिक है, तो सिंपल क्लास को अगर हमें यूज करना है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करने ही होंगे। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, इस नम नाम का सिंपल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है नम क्लास का। ठीक है, तो नम क्लास का मैंने यहाँ पे सिंपल एक सी नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अलोंग दिस मैंने एक C1 नाम से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर एक आर्ग्यूमेंट सेंड किया है तो 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा C1 के केस में, और यहाँ पर C के केस में 0 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, जिसको कि हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं।
यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो यहाँ पर सिंपली मैंने इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपल एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट है। एक तो हमने यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए C और C1, ठीक है, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स के अलावा मैंने इस पर्टिकुलर क्लास का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो मैं क्या करने वाली हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंटर में इसी क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन करने वाली हूँ। तो देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो पॉइंटर क्रिएट किया है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसमें इसी क्लास के एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था कि पॉइंटर क्या करेगा, अब उस ब्लॉक को पॉइंट करेगा, तो कुछ इसी तरह का यहाँ पर क्या होगा, सिंपली स्ट्रक्चर फॉलो होगा कि पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और पॉइंटर में एग्जैक्टली क्या होगा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक का एड्रेस, ठीक है। और पॉइंटर का खुद का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। बिल्कुल यहाँ पर भी उस स्टेटमेंट से यही इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली पॉइंटर में C1 का एड्रेस जो है वो असाइन हो चुका है। अब एग्जैक्टली पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, C1 ब्लॉक को। C1 ब्लॉक क्या है, अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पर वही हमारे पास में कंसेप्ट होगा कि एक सिंपल C1 ब्लॉक और C1 ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा एक पॉइंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इसका जो एड्रेस है वो किस में असाइन होगा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में। लेट्स से कि यहाँ पर 100 असाइन हुआ और इस पर्टिकुलर ब्लॉक का जो एड्रेस था वो है 100, ये कुछ इस तरीके से। और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, कि जब C1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो बेसिकली हमने 10 एज अ पैरामीटर पास किया, तो डेफिनेटली 1 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। तो C1 के डेटा मेंबर की जो वैल्यू है वो x, डेटा मेंबर क्या है x, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई हमारे पास में 10, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो हमारा पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, ठीक है, यानी कि पॉइंटर के अंदर इस ब्लॉक का एड्रेस असाइन किया हुआ है। अब अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले फंक्शन की, तो देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस p ऑब्जेक्ट के साथ जब इसी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, तो कॉल करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, एरो ऑपरेटर, ठीक है। और क्योंकि पॉइंटर के साथ जब भी हम किसी मेंबर को एक्सेस करते हैं, चाहे वो डेटा मेंबर हो चाहे वो फंक्शन हो, तो एक्सेस करने के लिए हमें डेफिनेटली एरो ऑपरेटर ही यूज करना होता है। तो डिस्प्ले फंक्शन जब हम कॉल करेंगे इसी क्लास का, तो p पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा था उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन जब कॉल होगा तो x की वैल्यू डिस्प्ले होगी। और x क्या है, C1 जो हमारे पास में पॉइंटर था, सिंपली जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसका क्या है डेटा मेंबर, तो उसकी वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर 10 डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर सिंपली इस p पॉइंटर के साथ इसी क्लास का एक और मेंबर यूज करते हैं, दैट इज सेट x। अब क्योंकि ये फंक्शन है, ठीक है, तो सिंपली फंक्शन ये एग्जैक्टली काम क्या करेगा, इस पर्टिकुलर क्लास का जो डेटा यहाँ पर हमारे पास में ये सेट x नाम का म्यूटेटर मेथड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसमें यहाँ पर वैल्यू हमने 40 असाइन कर दी, तो वो क्या करेगा, जैसे ही कॉल होगा ये पर्टिकुलर फंक्शन, तो देखें यहाँ पर सिंपल इस पर्टिकुलर क्लास के डेटा मेंबर में वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, सिंपल अभी मैंने सेट x की बात की थी, ठीक है, तो सेट x क्या करेगा, क्योंकि ये म्यूटेटर मेथड है तो डेटा मेंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब कौन से डेटा मेंबर की वैल्यू, p ऑब्जेक्ट ने जिस पर्टिकुलर ब्लॉक को पॉइंट कर रखा है, मतलब C1 ब्लॉक को पॉइंट कर रखा है, तो उसके डेटा मेंबर की वैल्यू इंस्टेड ऑफ 10 क्या हो जाएगी 40, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 40, ठीक है। और अब अगर हम क्या करते हैं,
वापस से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 40। और अगर आप यही काम ऑब्जेक्ट के साथ में करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ में डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, तो देखें यहाँ पर हमारे पास में सिंपल जो रिजल्ट है वो क्या होगा, वापस से 40 ही डिस्प्ले होगा। लेकिन समझने वाली बात क्या रहेगी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ जो फंक्शन या कोई भी जो मेंबर हम एक्सेस कर रहे हैं वो डॉट लगा के एक्सेस होता है। ठीक है, अब अगर मैं आगे एक नए मेथड की बात करूं, मैंने अभी पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आपको बताया, ठीक है, लेकिन इसी कंसेप्ट में मैंने अभी आपको क्या बताया कि पॉइंटर जो है उसमें हमने इसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या कर दिया, एड्रेस असाइन कर दिया। यानी कि अब p जो हमारे पास में पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने का एक और नया तरीका भी है। वो नया तरीका क्या है कि हमने क्या किया, p नाम का जो हमारे पास में ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट था, पॉइंटर ऑब्जेक्ट, हमने क्या कर दिया, उसी क्लास का सिंपली ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखें इस केस में मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन होगा, डेफिनेटली वही काम होगा, लेकिन हमने ये मेथड ना यूज करके अब हमने नया तरीका यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, और आपको ध्यान होगा तो मैंने ये समझाया था कि जब भी हम C++ में न्यू कीवर्ड इंप्लीमेंट करते हैं या यूज करें तो वो हमेशा पॉइंटर के साथ ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, ऐसा मैंने C++ के केस में आपको बताया था। ठीक है, तो अब p जो है वो इस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, तो अब हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर एग्जैक्टली न्यू कीवर्ड यूज किया, ठीक है, और नम लिखा, नम क्या है, क्लास का नाम, ठीक है, और ब्रैकेट्स में हमने पास कर दिया 10। तो अब एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और सिंपली उसका जो एड्रेस है वो किसमें असाइन हो जाएगा, p में। और अब एग्जैक्टली जो p पॉइंटर ऑब्जेक्ट है वो C1 को पॉइंट ना करके उस नए ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर अब जो हमारे पास में इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो देखें कुछ इस तरीके से होगा। अब हमारे पास में अगेन इस स्टेटमेंट से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा प्लस उसका कुछ ना कुछ एड्रेस भी होगा, ठीक है, और उस पर्टिकुलर ब्लॉक की डेटा मेंबर की यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी यहाँ पे 10। ठीक है, अब ब्लॉक क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर तो कॉल ही होगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसका एड्रेस p में क्या हो गया, असाइन हो गया। यहाँ पर पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, जबकि यहाँ पर और जो ऑब्जेक्ट है वो इस स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर ब्लॉक का जो एड्रेस है, लेट्स से कि इस ब्लॉक का एड्रेस हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, नया एड्रेस कुछ होगा इस ब्लॉक का। ठीक है, तो यहाँ पर इस ब्लॉक का एड्रेस लेट्स से कि 200 हम मेंशन कर देते हैं, नया ब्लॉक है ये इसका एड्रेस है। ठीक है, और अब क्योंकि पॉइंटर जो है वो अब इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200। ठीक है, यानी कि इस ब्लॉक का जो भी एड्रेस रहेगा प्लस अब अगर मैं p पॉइंटर ऑब्जेक्ट के साथ में अब डिस्प्ले फंक्शन को क्या करूंगी, कॉल करूंगी, तो क्या होगा, यहाँ इस स्टेटमेंट में इस ब्लॉक की वैल्यू ना प्रिंट होकर इस ब्लॉक की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। ठीक है, तो p पॉइंटर ऑब्जेक्ट इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, डिस्प्ले सिंपली 10 डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, और एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट की मैं अगर यहाँ पर आपको इसकी स्टोरी समझाऊं या एग्जैक्टली इसका मतलब समझाऊं तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट का सिर्फ एड्रेस असाइन हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे इस लाइन के बाद, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है जिसका एड्रेस क्या है, p के पास p को असाइन हो चुका है। ठीक है, देन हम अगर हम चाहे तो इस वापस से इसी ऑब्जेक्ट के साथ मतलब इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के साथ अगेन setx फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो और getx फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास में अगेन एक नया तरीका है, जिसका मैं आपको
कि हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। एक तरीका ये है हमारे पास में, और एक तरीका ये है हमारे पास में। ये बिल्कुल नया तरीका है। किस केस में? पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के केस में। यानी कि हमने क्लास सिंपल बनाकर और उसका एड्रेस पॉइंटर में असाइन किया था। जब हमने डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन देखा था, तब हम क्या करते थे, इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर बनाते थे, और उसमें यहाँ पर इस केस में इंट क्या लिखते थे, सिंपली जो डेटा टाइप होता है उसका यहाँ पे हम वो लिखते थे। ठीक है, और क्योंकि एरे बनाते थे तो हम यहाँ पर एरे को सिंपली प्लेस करते थे एरे के सबस्क्रिप्ट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में बिल्कुल नया कंसेप्ट है। ठीक है, हम क्लास का नाम लिख रहे हैं और ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, दैट मीन्स क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, इस इम्प्लीमेंटेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते। देन पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का एक और जो हमारे पास में तरीका है, ठीक है, वो एक तो ये देखा अभी हमने। इसके अलावा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वापस से हमने क्या किया, पॉइंटर को हम पॉइंटर तो एक ही बार बनाया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग ब्लॉक्स का उसमें एड्रेस असाइन कर रहे हैं। एक बार हमने इस ब्लॉक का एड्रेस असाइन किया, देन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा है न्यू और नम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स तो ऐसे कुछ भी नहीं लगाए, तो ये वैलिड सिंटैक्स है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। इस केस में क्या होगा, वापस से एक पर्टिकुलर ब्लॉक क्रिएट होगा, और ब्लॉक क्रिएट होने के बाद उसका जो एड्रेस है वो किस में असाइन हो जाएगा, अब वापस से उसी पॉइंटर वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। तो अब जो नया ब्लॉक क्रिएट होगा तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अब ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, पॉइंटर जो है वो नए ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा, उस नए ब्लॉक का कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो लेट्स से कि उस ब्लॉक का एड्रेस हो गया हमारे पास में 300, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है, यानी कि जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है, अब उसमें भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखिए उस पर्टिकुलर ब्लॉक, अब क्योंकि ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के साथ डेफिनेटली डेटा मेंबर तो बाइंड होता ही है, प्लस क्लास के मेंबर फंक्शंस भी बाइंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में जो मैंने लिखा है सिंपली न्यू नम, नम तो क्या, क्लास का नाम, और न्यू जो हमारे पास में कीवर्ड है वो एग्जैक्टली क्या है, हमारे पास में एक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटर यूज करते हैं, वो हमारे पास में न्यू होता है C++ में। ठीक है, तो न्यू इज ऑपरेटर इन C++। तो अब इस केस में इस ब्लॉक का एड्रेस P में असाइन हो चुका है, और यहाँ पर लेट्स से कि एड्रेस अब 300 हो गया। ठीक है, लेकिन इस ब्लॉक पे एग्जैक्टली X मेंबर की वैल्यू क्या है वो कैसे पता चलेगा? तो देखते हैं, मैंने अभी बताया कि आपको यहाँ पर एक ब्लॉक तो क्रिएट होगा, ठीक है, लेकिन मैंने कोई वैल्यू ब्रैकेट्स में पास नहीं की, यहाँ पर तो मैंने वैल्यू पैरामीटर आर्ग्यूमेंट में पास की है। ठीक है, जबकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया है। तो अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम पॉइंटर इस तरह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको मेमोरी एड्रेस किसी स्पेसिफिक ब्लॉक का साइन करेंगे, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास में नम क्लास का जो 0 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। यानी कि कौन सा कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, उसका स्कोप एक तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास में सिंपल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बाद में एक्सेस नहीं कर सकते, उस ब्लॉक को जरूर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में अब जब 0 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ में इस पर्टिकुलर क्लास का जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू इनिशियली क्या रहेगी, 0। हम चाहें तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक की वैल्यू को बाद में चेंज कर सकते हैं। ये ब्लॉक अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है क्योंकि इसका एड्रेस ऑलरेडी P में असाइन हो चुका है, तो P इस पर्टिकुलर ब्लॉक को डेफिनेटली पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और अगर इस ब्लॉक में मुझे किसी और वैल्यू को असाइन करना है तो मैं डायरेक्टली X तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकती। कहने का मतलब है मैं इस तरीके से नहीं लिख सकती कि P ऑफ X जो है उसमें असाइन हो जाए 30, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, उसको प्रिंट भी नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास X डेटा मेंबर है वो पर्टिकुलर क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर है।
ठीक है, यानी कि हम क्लास के बाहर उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब इस केस में यहाँ पर सिंपली इस स्टेटमेंट से p जो पॉइंटर है वो जिसको पॉइंट कर रहा होगा उस ब्लॉक में x की वैल्यू 0 से हटके क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो मैंने स्पेसिफाई किया है 89। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो सिंपली यहाँ पर हो जाएगी 89, कुछ इस तरीके से। यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, ठीक है, उसकी अभी करंट वैल्यू, उसके डेटा मेंबर की करंट वैल्यू कितनी है, 89। तो जब इसको डिस्प्ले करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास में 89 डिस्प्ले होगा। पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा था उस पर्टिकुलर ब्लॉक के डेटा मेंबर की जो वैल्यू है वो है 89, यहाँ पर ये डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, हमने जो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन देखा था उसमें हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ भी डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था वो सिंपली एक ब्लॉक के फॉर्म में क्रिएट हुआ है। यहाँ पर भी C1 के केस में भी ब्लॉक के फॉर्म में क्रिएट हुआ था, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का ऐसे कुछ नाम तो नहीं है, सिर्फ उसका एड्रेस जो है वो P में असाइन हुआ है। यहाँ पर भी यही हुआ है कि जो एड्रेस है वो P में असाइन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के 3 इम्प्लीमेंटेशन हमने डिस्कस किए। यहाँ तक एट द एंड जब हम रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे तो जो मैंने अभी आपको वैल्यूज बताई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इस आउटपुट में मैंने इस स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं किया था, आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं। देन अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे प्रोसीड करें, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम इसमें भी वेरिएशन देखते तो देखते हैं कि पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने 3 इम्प्लीमेंटेशन अभी इससे जस्ट प्रीवियस प्रोग्राम में देखे, प्रोग्राम नंबर 219 में। अब जो प्रोग्राम है हमारे पास में 220, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के जो हमारे कंसेप्ट हैं वर्चुअल और नॉन वर्चुअल के, ठीक है, हमारे पास में आगे एक टॉपिक आने वाला है जो कि अगेन C++ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसको डिस्कस करने से पहले हम बेसिकली एक बेस पढ़ रहे हैं कि एग्जैक्टली वो कंसेप्ट हम क्यों डिस्कस करें। ठीक है, तो देख लेते हैं इस कंसेप्ट को। यहाँ पर हमारे पास में है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट टॉपिक। ठीक है, अब इसी में हमने एक कॉम्बिनेशन और ऐड किया है, वो है हमारे पास में इनहेरिटेंस का। ठीक है, इनहेरिटेंस है तो यानी कि पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस एग्जिस्ट करेंगी तो ही इनहेरिटेंस हमारे पास में कंसेप्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, कि क्लासेस को रीयूज करने के लिए, क्लासेस की हायरार्की को क्रिएट करने के लिए। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्लास ए अगेन क्रिएट की है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ तक यस। तो अब अगर हम बात करें पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो देखें ये पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या है समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्लास ए क्रिएट की है। अगेन क्लास में कोई मेंबर क्रिएट ना करके, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपली डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया है और उसमें एक मैसेज दिया है कि डिस्प्ले 1 कॉल्ड। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्लास बी क्रिएट की है और यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर क्लास बी को चाइल्ड बना दिया। कौन सी क्लास का, क्लास ए का। अभी कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपली कोलन लगाया है, देन विजिबिलिटी मोड मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और देन यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है क्लास का नाम, पेरेंट क्लास का नाम। ठीक है, अब पब्लिक है तो एग्जैक्टली विजिबिलिटी मोड पब्लिक का क्या मतलब होता है कि इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं पब्लिक, वो क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकते हैं और बाकी चाइल्ड क्लासेस में भी हो सकते हैं और मेन में भी एक्सेस हो सकते हैं। और प्रोटेक्टेड अगर होते इस क्लास में मेंबर्स तो वो चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो सकते थे। प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, पब्लिक मेंबर्स पब्लिक ही रहेंगे। ऐसा कुछ कंसेप्ट हमने पहले भी देखा था इनहेरिटेंस के केस में। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं बात करूं क्लास बी की, तो मैंने इस क्लास में भी सिंपल एक फंक्शन ही क्रिएट किया है।
कोई डेटा मेंबर मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है, जस्ट एक फंक्शनैलिटी को समझने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल एक फंक्शन ही क्रिएट किया है और उसमें ऐसे कोई हैवी कोडिंग मैंने मेंशन नहीं किया है। इस केस में मैंने यहाँ पे डिस्प्ले टू कॉल्ड ये एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, अब अगर आगे कंटिन्यू करें तो देखिए मैंने क्या किया है, मेन जो फंक्शन बनाया है यहाँ पर मैंने। ठीक है, अब इस फंक्शन में मैंने क्या किया है, इन क्लासेस को यूज किया है। तो क्लासेस को यूज करने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, वापस से पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का ही कंसेप्ट यूज किया है। मैंने सिंपली पेरेंट क्लास जो है उसका पॉइंटर बनाया है। ठीक है, पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है p नाम से, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब पॉइंटर ऑब्जेक्ट है तो हम डेफिनेटली न्यू कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया भी था इसको कैसे हमें यूज करना है। तो हमने देखा था न्यू कीवर्ड का यूज करके उसी क्लास का क्या कर रहे थे, एक सिंपली यहाँ पर हमने लिखा था प्रीवियस एग्जाम्पल में नम, अगर आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ पे सेम जो कंसेप्ट लिखा था, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, p उसी नम क्लास का ही पॉइंटर ऑब्जेक्ट था और उसमें मैंने उसी क्लास का क्या कर दिया, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट जो सिंपली क्रिएट हुआ उसका एड्रेस असाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैंने यहाँ पर देखें पॉइंटर तो किसी और क्लास का क्रिएट किया है और उसमें जो एड्रेस असाइन हो रहा है वो किसी और क्लास का है, तो दोनों अलग अलग क्लासेस है, तो ऐसा पॉसिबल है इस केस में। ठीक है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन यहाँ पे हमने स्टैब्लिश किया है कि बी जो हमारे पास में क्लास है वो चाइल्ड क्लास है, कौन सी क्लास की, ए क्लास। ठीक है, तो अब अगर इस केस में मैंने पॉइंटर ऑब्जेक्ट तो बनाया है पेरेंट क्लास का और मैं उसमें चाइल्ड क्लास का क्या कर रही हूँ, एड्रेस असाइन कर रही हूँ, यानी कि चाइल्ड क्लास का एक ब्लॉक बनेगा और उसका एड्रेस जो है वो इस पॉइंटर वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब जैसे अभी तक हमने नॉर्मल फंक्शंस यूज किए, तो मैं यहाँ पर अगर इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के साथ में डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगी, ठीक है, तो अब यहाँ पर समझने वाली बात ये रहेगी कि डिस्प्ले फंक्शन दोनों ही क्लास में एग्जिस्ट करते हैं। डिस्प्ले फंक्शन बी क्लास में भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और डिस्प्ले फंक्शन जो है वो ए क्लास में भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब होना तो ये चाहिए कि हमने पॉइंटर इस पर्टिकुलर जो पेरेंट क्लास है उसका जो पॉइंटर क्रिएट किया है उसमें जिस क्लास का क्या किया है, हमने रेफरेंस असाइन किया है, उसी क्लास का क्या हो, डिस्प्ले फंक्शन कॉल। तो कहने का मतलब है डिस्प्ले फंक्शन जो कॉल हो वो इस बी क्लास जो कि चाइल्ड क्लास है उसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल होना चाहिए था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में जब हमारे पास में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है, दोनों क्लासेस में हमारे पास में सेम नाम का मेथड है, या मैं यूं कहूँ कि मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, तो जब हम पेरेंट क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसमें चाइल्ड क्लास का रेफरेंस या मैं यूं कहूँ कि एड्रेस असाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब डेफिनेटली इस केस में पेरेंट क्लास के ही जितने फंक्शंस हैं वो ही कॉल होंगे, किसके साथ में, इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा वो पेरेंट क्लास का कॉल होगा और इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो क्या डिस्प्ले होगा, वो डिस्प्ले होगा कि डिस्प्ले वन कॉल्ड। ठीक है, जबकि होना कुछ अलग चाहिए था लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन कुछ अलग रहा है। ठीक है, लेकिन अब इस केस में अगर यहाँ पर पेरेंट क्लास में कोई और भी फंक्शन होता, लेट्स से कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास में कोई शो नाम का भी फंक्शन होता और अगर हम उसको यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर भी अगर कोई फंक्शन होता, ठीक है, लेट्स से इसमें कुछ ना कुछ कोड होता और अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम यहाँ से कॉल करते या दोनों ही क्लास में अगर एग्जिस्ट करता, बी क्लास में भी अगर शो फंक्शन होता और ऐसे ही हमारे पास में ए क्लास में भी क्या होता, शो फंक्शन, तो दोनों के केस में जब मैं अगर शो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करती तो डेफिनेटली इस पॉइंटर, क्योंकि p जो पॉइंटर है वो पेरेंट क्लास का है, तो इस केस में
जो शो फंक्शन कॉल होता वो डेफिनेटली कौन सी क्लास का होता, पेरेंट क्लास का। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट क्लास का शो फंक्शन कॉल होता है, शो फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास। ठीक है, कभी भी चाइल्ड क्लास का यहाँ पे शो फंक्शन कॉल नहीं होता। तो अब अगर हमें चाइल्ड क्लास का शो फंक्शन कॉल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए ये स्टेटमेंट है हमारे पास में। हालांकि ये स्टेटमेंट हम बाद में एक और एग्जाम्पल में देखेंगे। इस स्टेटमेंट के लिए आपको वॉइड पॉइंटर का मतलब पता होना चाहिए। हमने वॉइड पॉइंटर में जैसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन देखा था वैसे कुछ यहाँ पर भी एग्जैक्टली काम में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए वॉइड पॉइंटर का मैंने यहाँ पे मीनिंग समझा रखा है कि मैंने एक ऐसा पॉइंटर क्रिएट किया जो कि किसी डेटा टाइप को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर उसमें हम कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप के वेरिएबल्स के एड्रेस असाइन करें, ठीक है, तो हम कर तो सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं करने में। लेकिन अगर हम वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएं, ठीक है, अभी एस पॉइंट कर रहा है सिंपली ए यानी कि इंटीजर वेरिएबल को। ठीक है, और ऐसे ही मैं इस पर्टिकुलर एस पॉइंटर में क्या कर सकती हूँ, किसी और डेटा टाइप की वैल्यू को भी असाइन कर सकती हूँ। ऐसा मैंने वॉइड पॉइंटर में आपको बताया था। दोनों इम्प्लीमेंटेशन वैलिड है, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर हम इस पॉइंटर के साथ इस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहें तो हमें यहाँ पर क्या करना होता था, सबसे पहले पॉइंटर को टाइप कास्ट करना होता था। ठीक है, यहाँ पे कास्ट ऑपरेटर हमें मेंशन करना जरूरी होता था। ठीक है, पॉइंटर की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए तो हम तो सिंपली वैल्यू ऐड थे, यहाँ तक तो सेम ही है, लेकिन अब इसमें यहाँ पे कास्टिंग जरूरी रहेगी। कास्टिंग कौन सी, मतलब कि टाइप कास्ट। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इंटीजर वेरिएबल को, यहाँ पर हमें उसकी कास्टिंग करनी जरूरी होगी, टाइप कास्टिंग करनी जरूरी रहेगी। तो हमें लिखना होता था इंट और स्टार। वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर भी यूज किया है कि अगर हम पॉइंटर पेरेंट क्लास का है उसके साथ में चाइल्ड क्लास के फंक्शन को यूज करना चाहें तो पहले हमें पॉइंटर के साथ में अगर हम सिंपल डिस्प्ले लिखेंगे तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरेंट क्लास का ही फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करना है तो पहले इस पॉइंटर को आप कन्वर्ट करो, किसमें, टाइप कास्ट करो चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर यही लिखा है, चाइल्ड क्लास का नेम देन स्टार। ठीक है, तो इससे ये पॉइंटर जो है वो चाइल्ड क्लास में एक तरीके से टाइप कास्ट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर को ही, उस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा। और अब जो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा वो कौन सी क्लास का कॉल होगा, चाइल्ड क्लास का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो आउटपुट हमें विजिबल होगा वो होगा डिस्प्ले टू कॉल्ड। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हमने कंसेप्ट पहले डिस्कस नहीं किया था, बट वॉइड पॉइंटर का अभी मैंने आपको मतलब समझाया। तो एग्जैक्टली वॉइड पॉइंटर अगर आपको समझ आ गया होगा या जो पहले हमने समझा था उसको अगर आपको रिवाइज आपने किया होगा तो ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ आ गया होगा। देन आज की क्लास का जो लास्ट कंसेप्ट है वो है नॉन वर्चुअल फंक्शन। एग्जैक्टली नॉन वर्चुअल फंक्शन कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, जो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसी को यह नॉन वर्चुअल का एक नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारे पास में जो टॉपिक है वो वर्चुअल टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वर्चुअल जो है वो एग्जैक्टली नॉन वर्चुअल कब कहलाएगा वो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, और थ्योरी एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आप एक बार पेपर्स जरूर चेक कर लीजिएगा। तो नॉन वर्चुअल फंक्शन जो हमारे पास में कंसेप्ट है उसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में कंपाइल टाइम पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होते हैं, उनके मेंबर्स बाइंड होते हैं किससे, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मतलब सिंपल इतना है कि जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट से अगर बाइंड हो रहे हैं कब, कंपाइल टाइम पर। ठीक है, या मैं यूं कहूँ कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सिंपल जो हमने पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके साथ में जो मेंबर्स फंक्शन बाइंड हो रहे हैं वो अगर कंपाइल टाइम पर बाइंड हो रहे हैं तो आप ये मतलब समझ सकते हो कि वो नॉन वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला एग्जैक्टली क्या मतलब है यहाँ पर, इस स्टेटमेंट को मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर अगेन मैंने ए क्लास क्रिएट की है
बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें भी मैंने यही यहाँ पर कोई डेटा मेंबर क्रिएट ना करके सिर्फ कुछ फंक्शंस बनाए हैं जस्ट टू डिस्प्ले वैल्यू। तो प्रिंट फंक्शन क्रिएट किया है मैंने और शो फंक्शन क्रिएट किया है, जैसा अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा वैसे ही कुछ, ठीक है। और बी क्लास को क्या किया है, ए क्लास का सिंपली चाइल्ड बना दिया है। तो अब इस केस में दोनों क्लासेस में मैंने जो फंक्शंस के नेम मेंशन किए हैं वो सेम है, यानी कि मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट यूज किया है। अगर आप चाइल्ड क्लास के फंक्शन से पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, क्योंकि दोनों का नाम सेम है, तो हमें ये कंसेप्ट फॉलो करना होता है, ऐसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में कंसेप्ट होता है। अब दोनों अलग अलग क्लासेस क्रिएट की हैं, तो देखें मैं अगर वापस से, अच्छा इन शो और प्रिंट फंक्शन में मैंने सिर्फ इतना स्टेटमेंट मेंशन किया है कि शो फंक्शन कौन सी क्लास का कॉल हो रहा है, फिर ए क्लास का कॉल हो रहा है या पी क्लास का कॉल हो रहा है, सिर्फ इतना मेंशन किया है। बाकी कोई भी ऐसे स्टेटमेंट मेंशन नहीं किया है, कोई कोड मेंशन नहीं किया है, सिर्फ एक प्रिंटिंग का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं मेन की बात करूं, मेन फंक्शन की बात करूं, तो अगर हम पेरेंट क्लास, यानी कि यहाँ पे पेरेंट क्लास जो है हमारे पास में सिंपली ए है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट मैंने पेरेंट के नाम से ही क्रिएट किया है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो है पॉइंटर ऑब्जेक्ट। मतलब ए क्लास का मैंने पॉइंटर, ए क्लास हमारे पास में पेरेंट क्लास थी, ठीक है, उसका पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और बी क्या है, चाइल्ड क्लास, ठीक है, यानी कि उसका एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब प्रीवियस एग्जाम्पल जैसे ही मैं अगर पेरेंट क्लास ए जो थी हमारे पास में उसके ऑब्जेक्ट में, पॉइंटर ऑब्जेक्ट में, अगर चाइल्ड क्लास का क्या करती हूँ, रेफरेंस असाइन कर, एड्रेस असाइन करूंगी एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसका एड्रेस पेरेंट जो यानी कि हमारे पास में क्लास थी, यानी कि एक क्लास जो है हमारे पास में पेरेंट क्लास, उसके ऑब्जेक्ट पॉइंटर ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में मैं अगर ए क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में कोई भी फंक्शन कॉल करूंगी, प्रिंट फंक्शन कॉल करूं या फिर सिंपली शो फंक्शन कॉल करूं, तो डेफिनेटली वो हमेशा की तरह, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही हमेशा पेरेंट क्लास के प्रिंट और शो फंक्शन को ही क्या करेगा, कॉल करेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है हमारे पास में क्या कहलाएगा, नॉन वर्चुअल फंक्शन। एग्जैक्टली इसको ऐसा क्यों बोला गया है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट होता है। नॉन वर्चुअल फंक्शन हमने इसको ऐसा क्यों बोला, क्योंकि पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में ये फंक्शन ऑलरेडी बाइंड है कि जो हमारे पास में पेरेंट क्लास का फंक्शन है, उस पेरेंट क्लास का पॉइंटर है, उसी क्लास का क्या होगा, हमेशा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो ये डिसाइड कब हो गया, कंपाइल टाइम पर, कंपाइल टाइम के साथ में ये बाइंड हो गया कि ये जिस क्लास का पॉइंटर है उसी क्लास के फंक्शंस को कॉल करेगा, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।